नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने 339 क्वेश्चन 339 क्वेश्चंस को किया था और 340वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। मैंने यहाँ पर पूछा था कि आपका जो आयुष मिशन है, जिसको आप नेशनल आयुष मिशन के नाम से जानते हो, ये कब लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा इसका 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके साथ साथ मैंने एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा था कि आयुष मिशन का जो आयुष है वर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। कई लोगों ने आंसर भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये इसका फुल फॉर्म था आयुष का। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख करके आगे बढ़ते हैं कि आयुष मिशन, जिसको नेशनल आयुष मिशन के नाम से लॉन्च किया गया सितंबर 2014 में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें एक आयुष विभाग होता है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और आयुष मंत्रालय इसके द्वारा ही इसको कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई? मीन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी या कंजर्वेशन अथॉरिटी जो थी वो आपकी 2005 में लॉन्च की गई, जिसको एनटीसीए भी बोलते हैं। ठीक, इसके साथ में मैंने कुछ प्रश्न और पूछे थे। जैसे मैंने पूछा था कि आपका टाइगर कंजर्वेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो वो आपका प्लान था 1973 से। और मैंने पूछा था टर्टल कंजर्वेशन के बारे में कब से प्लान चला, तो 1999 था। कुछ लोगों ने इसका भी आंसर दिया है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट किसी ने एक प्रॉपर जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे प्रॉपरली उसको जो है आंसर किया है। तो मैं जब ऐसे बच्चों का पार्टिसिपेशन देखता हूं तो मुझे ये फील होता है कि बाकी लोग जो अनकॉन्शियस होकर के लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें भी कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार ही सीखना चाहिए कि किस तरीके से कोई ऐसा भी बच्चा आप लोगों के बीच में है जो इतना प्रॉपरली किसी लेक्चर को देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब पर अगर ऐसे 3000 लेक्चर्स अवेलेबल हों, सपोज करो मात्र 3000, ठीक है, और ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अगर मात्र 3000 लेक्चर्स ऐसे अवेलेबल हों और एक बच्चा ऐसा सीरियस हो जो इस तरह से लेक्चर को देख रहा है और आंसर कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्शियसली सोच रहा है उस बारे में, भले से वो सर्च करके आंसर कर रहा है, लेकिन अगर केवल 3000 ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आप सोच लो उतनी तो वैकेंसी नहीं आती है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो पहले तो सीरियस होइए और इसको केवल एक दिन का मत बना के रखिए, क्योंकि ये जो हमारा डेली रूटीन होता है ना, वो बहुत प्रभाव डालता है। कि अगर आप डेली रूटीन में आंसर करना स्टार्ट करो, आप खुद देखोगे कि डेली बेसिस पे आप 2 फैक्ट याद कर रहे हो, और उन 2 फैक्ट को मंथली अगर आप देखोगे तो 60 फैक्ट होते हैं। एग्जामिनेशन तक आप 200 ऐसे फैक्ट याद करोगे जो कि अनअवेयरली आप याद कर रहे हो, मतलब आप अवेयर भी नहीं हो कि मुझे याद करना है या मैं कहीं बैठ के पढ़ रहा हूँ, आप एवं ही याद कर ले रहे हो और उसका बहुत बेनिफिट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एनटीसीए जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, ये जो 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद जो है इसका गठन किया गया था। तो मैंने आंसर यहाँ पर लगा दिया है, बी आंसर जो है करेक्ट होगा एनटीसीए के बारे में। फिर आता है उद्यम पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? इन विच ईयर द उद्यम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड? तो ये जो उद्यम पोर्टल है ये आपका 2020 में आया था। देखिए इस तरह के प्रश्न, स्टैटिक प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे देता है कि मोर देन 1 टाइप का मैचिंग देगा, ए का 1, बी का 2, और इस टाइप में इस तरह के प्रश्न दे देगा। तो सपोज करो कि अगर उद्यम पोर्टल आप 2020 में आया, आपको केवल ये आंसर एग्जैक्टली पता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। किसके द्वारा आया? तो एमएसएमई को पंजीकृत करने के लिए जो है आया। ये एक ऑनलाइन मोड होता है जो कि 1 जुलाई 2020 से केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है एमएसएमई का फुल फॉर्म है। इसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है, फुली ऑनलाइन होता है उद्यम पोर्टल। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना की गई? तो कह रहा है कि इन विच ईयर FSSAI इस्टेब्लिश्ड? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये लॉन्च किया गया 2008 में। किस एक्ट के अंदर? तो एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको 2008 में जो है इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये
इफेक्टिवली जो वर्क करना स्टार्ट किया वो किया 2011 में। तो आंसर हो जाएगा ए। बट ये भी याद रखेंगे कि अगर प्रश्न ये पूछे कि कब उसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया, तो 2011 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि फसाई जिसको बोलते हैं, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये 2006 के एक्ट के अंतर्गत में स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। स्थापना 2008 में होती है, लेकिन प्रभावी रूप से काम करना 2011 में शुरू करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एथलीटों में से किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मान्यता दी गई। हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है सुनील कुमार और अंतिम पंघल, लास्ट पंघल नहीं है, अंतिम पंघल नाम है, अंतिम पंघल। ठीक है, नेक्स्ट है दीक्षा डागर और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है ये दोनों नाम बिल्कुल है, कुश्ती से रिलेटेड है। उसके अलावा जो दीक्षा डागर है ये गोल्फर हैं, ठीक है, गोल्फ खेलती हैं दीक्षा डागर, नाम याद रखिएगा। तो इस हिसाब से सारा आंसर सही हो जाता है। ओके, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन लोग को। और एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को और उनके कोच को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहलवान थे सुनील कुमार और अंतिम पंघल, और गोल्फर थी दीक्षा डागर। तो गोल्फर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात अर्जुन पुरस्कार की जाए, अर्जुना अवार्ड, ठीक है, तो इट इज़ स्टार्टेड बाई 1961, ये 1961 से स्टार्ट हुआ। क्या होता है इसमें, कितनी राशि मिलती है, तो बता देता हूं मैं आपको कि जो प्राइस वैल्यू होती है वो 15 लाख रुपए की होती है। ठीक है, इसमें एक अर्जुन की मूर्ति कैसी मूर्ति होती है, कांस्य से प्रतिमा होती है, और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट, आपका सम्मान पत्र भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे आइडल ऑफ ब्रॉन्ज की जो प्रतिमा होती है वो मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 345वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि, दैट इज RIDF के तहत नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार को, अब ये राजस्थान सरकार के बारे में स्पेशल प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोटी सी बात बता करके आगे चल दूंगा मैं। वित्तीय सहायता मंजूर की है। प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कौन सी परियोजना में धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। तो ये RIDF के बारे में बात कर रहा है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो होता है 2023-24 में नाबार्ड ने अप्रूव किया है। किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। तो कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि इसमें शामिल नहीं है, तो वो आपका शामिल है नहीं है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के साथ साझेदारी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है उसके लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जामिनेशन के लिए, तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर फिर से राजस्थान के बारे में ही प्रश्न पूछा हुआ है कि नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण अवसंरचना निधि जो RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, उसमें राजस्थान के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकार की है। तो चूंकि ये भी राजस्थान स्पेशल टाइप का प्रश्न है जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 926 करोड़ रुपए। ठीक है, 926.48 करोड़ रुपए। ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार किसने प्रदान किया। तो यहाँ पर आपको पता है कि इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार जो है प्रथम रैंक लाया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण वाला जो प्रोग्राम है किस ईयर से स्टार्ट हुआ है। उसने 7वीं बार जीता है, बस आपको हिंट के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। हु प्रेजेंटेड द अवार्ड टू मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एट द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 सेरेमनी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, या द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोहन यादव को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पुरस्कृत किया था। चलिए यहाँ पर एक बारी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का जो वितरण था, और द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको पुरस्कार दिया, तो मोहन यादव जी को पुरस्कार दिया। और 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, तो इंदौर बना है।
चलिए, इस बारी इंदौर के साथ कौन सा शहर टाई किया है, मतलब दोनों फर्स्ट रैंक पर आए हैं। आपको दूसरे शहर का यहाँ पर नाम लिख करके बताना है कि इंदौर के साथ एक शहर जो और है, ये मैंने हालांकि पढ़ाया भी है लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के बारे में। तो ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पुराना डेटा मिलता है तो उससे कंपैरिजन करना आसान होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि एनएफएचएस के बारे में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के बारे में डेटा दे रहा है कि 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों पर एक किया गया सर्वे है जो बताती क्या है, वो सर्वे देखा गया कि 18 वर्ष की आयु होने से पहले ही इनका विवाह कर दिया गया था। अभी जो सर्वे एनएफएचएस आया है वो 5 वाला आया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले इसका एक बार आंसर करते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24 ईयर्स रिपोर्टेड बीइंग मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, मतलब 18 वर्ष होने से पूर्व ही इनकी शादी कर दी गई थी। और ये सर्वे किसके ऊपर कंडक्ट किया है, तो 20 से 24 साल की स्त्रियों के ऊपर किया गया है। तो ऐसी 39% जो है, 39.1 यानी कि 39.9% वुमेन ने कहा है कि जो है हमारा विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो गई थी। तो ये एनएफएचएस 4 का डेटा है। कितनी लड़कियां, तो 39.1 लड़कियां। कितने वर्ष के बीच की, तो 20 से 24 वर्ष के बीच की लड़कियों के ऊपर हुआ है। कब तक शादी हुई, तो 18 वर्ष से पहले ही शादी हो गई है। चलिए, अभी आता है एनएफएचएस 5 का जो डेटा है, एनएफएचएस, ठीक है। इसमें कहता है कि 26.8 से लेकर के 23.3% तक टोटल ऐसा जवाब आ रहा है कि इतनी लड़कियों ने कहा है कि भाई मेरी शादी 18 वर्ष से पहले हो गई थी, ठीक है। अभी एनएफएचएस 6 लॉन्च हो चुका है। तो 4 के बारे में वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जिसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बता रही हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही इनकी शादी कर दी जाती थी। जो डेटा, ये 5 वाला डेटा ये दिखाता है कि स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। अगला प्रश्न आता है कि भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा कब की थी, कि व्हेन डिड इंडिया अनाउंस इट्स गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के बारे में बात लिखी हुई है कि नेट जीरो इमिशन टारगेट कब किया था इंडिया, तो 2021, आई थिंक 2021 वो वर्ष था जब भारत ने कहा कि हम लोग नेट जीरो इमिशन प्राप्त करेंगे। नवंबर 2021 में ग्लासगो में जो यूनाइटेड किंगडम द्वारा आपका COP26 हुआ था, उसी सत्र में कहा था कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करेंगे। लेकिन ये घोषणा कब किया, तो घोषणा किया था COP26 ग्लासगो ईयर 2021 में। क्या कहा था कि 2070 तक क्या करेंगे, नेट ज़ीरो इमिशन, यानी कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन। चलिए अगला, हाँ इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं पूछता हूँ। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। COP26 के बारे में पूछा है, तो थोड़ी सी ओल्ड न्यूज़ है, लेकिन हम लोग आंसर करेंगे कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कुल मिलाकर के यूके भी लिख सकता है कि ग्लासगो यूको, तो दोनों यूके, तो दोनों आंसर आपका करेक्ट होगा। आपको पता है कि COP27 हो चुका है, COP28 हो चुका है, और COP29 आप लोग को पता है कि अजरबैजान में होने वाला है। अजरबैजान की कैपिटल का नाम लिखिए, तब तक मैं बाकी आप लोग को बताता हूँ। देखिए, COP27 जो हुआ, COP27, उसका आंसर है ये। क्या आंसर है, एक बारी मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। सॉरी, क्या आंसर है, हाँ, शर्म अल शेख इजिप्ट नवंबर 2022 में हो चुका है। तो शर्म अल शेख इजिप्ट में, यानी कि मिस्र के शर्म अल शेख शहर में COP27 हो चुका है। और COP28 अभी लास्ट ईयर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो आपका दुबई में आयोजित था, आपको ही पता है। तो COP28 जो है, COP28 कहाँ हुआ है, दुबई में आयोजित हुआ है। और COP29 के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो कुल मिलाकर के हमने सारा डेटा जान लिया कि 26 कहाँ हुआ, यूके में हुआ। कब हुआ, 2021 में। उसके बाद आता है आपका 27 और 28 हमने बता दिया। फिर कहता है कि कॉप, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका भी एक बार फुल फॉर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, एक सेकेंड, फ्रेमवर्क कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपना नोट्स जब बनाओ तो स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो नोट्स उसी में बना लो। अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो रहे हो तो हिंदी में नोट्स बना लो, भले से मेंस आंसर राइटिंग आपको हिंदी में करनी है। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो रहे हो तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके नोट्स बना लो, भले से आपको मेंस आंसर राइटिंग हिंदी में करनी है। ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, मैं मतलब बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या टॉपर्स कह रहे हैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट बनाते समय उसमें बहुत ज़्यादा समय मत इन्वेस्ट करिए। आपको UNFCCC लिखना आसान है तो आप लिख लो। अगर आप हिंदी में लिख सकते हो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो हिंदी में लिख लो। अगर आपको इंग्लिश में लिखने में मजा आ रहा है तो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। एग्जामिनेशन के टाइम में जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो कोशिश करना कि चीज़ें इंग्लिश मत लिखी जाएं, चीज़ों को देवनागरी लिपि में ही इंग्लिश लिख दीजिए, मतलब कि हिंदी में इंग्लिश, जिसको हिंग्लिश बोलते हैं उस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। तो किस लिए था? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का जो भी कंसंट्रेशन है उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए, इसलिए था। चलिए, अगला प्रश्न है 351वां कि उत्तर प्रदेश के लिए स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुमानित ऋण प्रवाह क्या है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट फोकस पेपर 2024-25 फॉर उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द एस्टिमेटेड क्रेडिट फ्लो इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द स्टेट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। तो इस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो टोटल आपका क्रेडिट फ्लो है उसकी वैल्यू है आपकी 5.73 ट्रिलियन रुपीज़। तो डेटा वाला प्रश्न है, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, 2 स्टार लगा रहा हूँ। कभी ऐसे प्रश्न आएंगे तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो कि स्टेट फोकस के अनुसार ये कहता है कि राज्य की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जो टोटल क्रेडिट फ्लो या अनुमानित ऋण प्रवाह है वो है 5.73 ट्रिलियन रुपीज़। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, आप बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड बना, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने के बाद ये सब बताइएगा। इसके द्वारा तैयार यूपी के लिए स्टेट फोकस पेपर है, इन्होंने स्टेट फोकस पेपर प्रिपेयर किया 2024-25। उसके अनुसार कहा कि यूपी के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको प्रायोरिटी देनी है और उस क्षेत्र में जो क्रेडिट फ्लो या ऋण प्रवाह होगा वो 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कह रहा है कि सूक्ष्म मतलब MSME और जो सर्विस सेक्टर है सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। तो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जो है, ठीक है, वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सरकार के आता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए चलते हैं कि राजस्थान द्वारा फिर से एक प्रश्न पूछा गया है, तो मैं तो कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, ए आंसर है, एक बार देख लो आप लोग कि एक प्रश्न बस देख लेते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। चलिए स्किप कर देते हैं इस प्रश्न को। अगला, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसका जो पोर्टल है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया वर्ष 2019 में। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जो है 2019 में लॉन्च किया गया। चलिए, जो भी साइबर अपराध होते हैं जैसे कि सेलफोन से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड जो धोखाधड़ी हो रही है इत्यादि चीज़ें, ब्लैकमेलिंग हो रही हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के जो है 2019 में एक पोर्टल आया जो कि भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र I4C के अंतर्गत एक पहल है। अक्टूबर 2018 में इसको मंजूरी मिली थी और 2019 से ये भारत में लॉन्च कर दिया गया। अगला प्रश्न आता है कि हरियाणा से रिलेटेड है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जो पात्र व्यक्ति है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फैमिली मेंबर में उस व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछेगा हरियाणा दे करके, ऐसे नाम ही नहीं देगा, स्टेट का नाम गायब कर देगा, पूछ लेगा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के लोगों को के किसी परिवार में अगर स्थायी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है या स्थायी दिव्यांगता होती है, तो वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सा स्टेट ने ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है।
अभी वर्तमान जो प्रश्न चल रहा है उसमें पूछ रहा है कि अंडर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इन हरियाणा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ ए फैमिली मेंबर। तो जो भी कमाऊ व्यक्ति है अगर उसकी डेथ हो जाए या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो जो पात्र व्यक्ति है वो 6 साल से बड़ा हो और 60 साल तक हो तो उसको जो है कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इसको। अगले प्रश्न पर आएंगे कि बिहार स्टार्टअप अवार्ड अभी बटा है, तो बिहार वाले बच्चों के लिए अच्छा प्रश्न है ये। ऑन द ओकेजन ऑफ द बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वेयर अवार्ड्स वर गिवन टू द स्टार्टअप्स, जहाँ पर स्टार्टअप्स को अवार्ड मिला तो किस दिन जैसे ये बांटा गया, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जो अप्रोप्रिएट इसमें से आंसर है वो है आपका नेशनल स्टार्टअप डे। कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है स्टार्टअप्स को, जो भी बिहार के स्टार्टअप्स हैं उनको अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी दे सकता है कि किस राज्य ने प्रोवाइड किया, तो वहाँ पर बिहार आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो पहले तो ये दिवस याद कर लीजिए। इस पूरे प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट ये डे है। ठीक है, क्या नाम है? नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जनवरी। तो 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से स्टार्टअप इंडिया की पहल की गई थी। डेट भी याद कर लीजिए, 16 जनवरी 2016 में ही ये आया था। ठीक है, 16 जनवरी 2016 में ही आया था, नाम था स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। 356वां प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्यों में नहीं है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग, तो नॉट को ऐसे घेर लीजिए, अमंग द टॉप 5 पल्सेस प्रोडक्शन स्टेट। तो आपको पता है कि बिहार उसमें नहीं आता है, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ कर्नाटका और एक स्टेट और कोई है जो आता है। देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एमपी, फिर आता है आपका एमएच यानी कि महाराष्ट्र, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है कर्नाटका। ठीक है, के आर लिख रहा हूं मैं। तो ये दलहन के यानी कि जो पल्सेस होती हैं उनके अग्रणी स्टेट हैं जो कि दाल उगाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत के किस भाग को देश का मसूर का कटोरा यानी कि लेंटिल बाउल ऑफ द कंट्री कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आई थिंक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आंसर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो लेंटिल बाउल जो है 2023-24 की रबी सीजन में देश में मसूर का उत्पादन 1.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, यानी कि लास्ट टाइम जो है लेंटिल सबसे ज़्यादा उपज हुई थी इसकी। और इसमें बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत थोड़ा सा, उसे मसूर का कटोरा माना जाता है। और 25% अकेला कंट्रीब्यूशन कौन करता है लेंटिल में यानी कि मसूर उत्पादन में? तो आपका मध्य प्रदेश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड दैट इज यूएसओएफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द रिसेंटली डिस्कस्ड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये कहता है कि ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में लोगों तक आर्थिक रूप से उचित कीमतों में गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित हो। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है कि जो भी आपके रूरल एरियाज़ हैं या फिर रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर एक मतलब जो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े से गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वहाँ पर एक ऑप्टिमाइज कीमत में, ठीक है, क्या पहुंचना है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच वहां पर होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन की जो अच्छी सेवाएं हैं वो वहां पर पहुंचना चाहिए और उसमें कोई बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सली वो वहां पर पहुंचना चाहिए, किसी तरह का कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका
हिसार हवाई अड्डा है, इसे ही महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और भी कुछ हवाई अड्डे पर मैं एक शॉर्ट नोट लेकर के आया हूँ, सबके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले तो इसको देख लेते हैं कि वाणिज्यिक संचालन के लिए खुल गया है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, तो न्यूज़ में था। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ अलग हवाई अड्डों के नाम। जैसे यहां से मैं टिक कर रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्लियरली दिखाई देगा। पहला मैं इसको टिक करने जा रहा हूं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है। एक सेकेंड, चलिए, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो ये आपके हैदराबाद में है। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कि IGIA मैंने लिख करके रखा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। फिर आता है कैंपेगौड़ा कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु में स्थित है कैंपेगौड़ा। चौथा है आपका दैबोलिन कहाँ पर है, तो दैबोलिन है आपका, ये आपका गोवा में है। ठीक, उसके साथ मनोहर पर्रिकर के नाम पर मनोहर एयरपोर्ट भी है एक, वो भी आपके गोवा में ही स्थित है। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, वो आता है कोलकाता में स्थित है। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ एयरपोर्ट के बारे में, जैसे चकेरी एयरपोर्ट, कानपुर हवाई अड्डे को कहा जाता है चकेरी एयरपोर्ट, यहाँ मैंने लिख रखा है। फिर आता है बमरौली, बमरौली बोलते हैं आपके प्रयागराज एयरपोर्ट को, नोट डाउन करेंगे इसको वीडियो पॉज करके बहुत आराम से। फिर आता है हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन आपकी एक नदी है जो कि गाजियाबाद में बहती है, तो उसी के नाम पर इसको हिंडन एयरपोर्ट नाम दिया गया है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ वाले एयरपोर्ट को बोलते हैं, अमौसी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद BR अम्बेडकर करके एक एयरपोर्ट है जो कि मेरठ में स्थित है। आपको क्वेश्चन बताना है, क्या बताना है, देखिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो इंडिया का है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, और दूसरा जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। आपको दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताने हैं। पहला बताना है कि खेरिया हवाई अड्डा, जो सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो खेरिया हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है, उसके साथ साथ जेवर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 360वां प्रश्न है यहाँ पर कि कौन गणतंत्र 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, होंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नया हो चुका है, जब बन रहा था तो ये पुराना था। तो हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी एट कर्तव्य पथ इन दिल्ली, तो उसमें आप हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रॉन थे, आई थिंक यही आए हुए थे, तो यही जो है उस समय मुख्य अतिथि थे। तो बिल्कुल करेक्ट है कि इमैनुअल मैक्रॉन 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें मुख्य अतिथि थे। और मैक्रॉन के नियंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए। तो बैस्टिल क्या है, बास्तील का पतन, अगर 9th की NCERT आप क्लास 9th की NCERT का पहला चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो उसी का नाम है बास्तील का पतन, हिंदी में बास्तील का पतन। एक दीवार है जर्मनी की, उसको गिराई गई थी। ठीक है, तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि UPSC हिंदी NCERT बैचेस चलाती है, उसके साथ बहुत सारे पेड कोर्सेज चलाती है। ध्रुव बैच चला रही है, जो भी दोस्त जीरो से मेंस आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, हालांकि फ्री इनिशिएटिव भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा वैल्यू एडिशन के साथ पर्टिकुलरली फोकस्ड होकर के सीखना चाहते हो तो उसके लिए वो है। अगर आप इंटरनेट कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं, प्री टाइम के भी बैचेस चलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे गौरव सर के मार्गदर्शन में पहले चलते थे, तो ध्रुव बैच में तो शायद उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस पता नहीं अवेलेबल, अगर होगी तो ज़रूर मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा UPSC हिंदी फॉर CS करके ये टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ साथ एक क्विज़ का भी चैनल है। मैंने कई बार बताया कि 35,000 के आसपास लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिस पर 50 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पर GS के आते हैं, जिसको आप कर सकते हैं, और 10 क्वेश्चन RO पेपर को फोकस्ड करके आते हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 2 नंबर दिए हुए हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरोग्य मैत्री परियोजना स्टार्ट की गई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से वर्ष 2023 वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो आरोग्य मैत्री परियोजना, आरोग्य परियोजना 2023 में स्टार्ट की गई। एक बारी देख लेना है कि आरोग्य मैत्री परियोजना वर्ष 2023 में शुरू की गई है। इसमें भारतीय प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सीय संसाधन की आपूर्ति करना शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, विकासशील देश को इस तरह का करना शामिल है। आरोग्य मैत्री परियोजना 2023 में आई है। फिर आता है अगला E-कोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि
आप लोग के सहयोग से देखिए हम लोगों ने जो है मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज़ है वो लॉन्च करने का पूरा प्लान बना लिया है। यहाँ पर लिख भी दिया है कि जनवरी 2024 से मंथली करंट अफेयर हम लोग 6 महीने का विद इन मंथ, या हो सकता है कि 1.5 महीने के अंदर में 6 महीने का सारा कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो अभी हम लोग कर रहे हैं 500 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वो तो कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जब आई दृष्टि आ जाएगी तो उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इतनी पक्की तैयारी करने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या इसको नियमित रूप से नहीं देख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो उसको बोलते हैं कहावत पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो आप लोग समझ सकते हैं बाकी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों टोटल मिला करके 150 के आसपास प्रश्न हम लोगों ने शामिल किए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी देखिए इस तरह से रेड कलर में जो लिखे हुए हैं अलग से शामिल किए हैं। ये चीज़ें यहीं नहीं खत्म होती, केवल वन लाइनर नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ और भी दिया जा रहा है। ये विस्तृत प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है कि जिस चीज़ के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है उस चीज़ को उस हिसाब से और अधिक तरीके से जो है शामिल किया गया है। जैसे देखिए एक टॉपिक है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या होता है, तो एक स्टेट है आपका जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर में आता है, अलबामा नाम है उसका। उसने क्या किया है कि अपने वहाँ लोगों को अत्यधिक नाइट्रोजन जो है सूंघा रहा है और एक तरह की मृत्यु दे रहा है जो कि फांसी और अन्य इंजेक्शन से ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है। फिर ऐशे की रिपोर्ट है, टटरसेल के बारे में है, फुटाला झील जो कि काफ़ी न्यूज़ में रही उसके बारे में जानकारी है, पीएम केयर्स फंड और अन्य बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ आएगी मंथली, उससे अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करने के लिए जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा लाभ देगी। उसके साथ साथ किसी भी स्टेट्स पब्लिक कमीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये इन्हांसमेंट करेगी, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। अगर आप यूके पीसीएस के जा रहे हैं तो भी 15 दिन में हमारे जितने मंथ के कवर होते हैं आप उनको करके जाइए। आप ज़रूर बताएंगे कि यूके पीसीएस में भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर 500 प्रश्नों की जो ये सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव मोड से, इन्हें आपने नहीं देखा या आप चाहते हैं कि कोई भी दोस्त या ग्रुप्स जिसमें भी आप शेयर करना चाहते हैं, जिसमें भी आप चाहते हैं कि कुछ कंपटीशन बने आपस में, उसमें आप शेयर करिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट और है, जैसे अभी बहुत सारे दोस्तों ने एमपीपीसीएस का एग्जाम दिया होगा, तो जो मैं 500 प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूँ उसमें से डायरेक्टली प्रश्न कुछ आए हुए हैं, या यूपीपीसीएस या यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी जैसे नारी वंदन योजना से प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे दोस्त जो कि देखते हैं कि हाँ उस क्विज को मैंने सॉल्व किया था तो उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था, अगर उन्हें याद है तो वो जरूर से भेजें। दूसरी रिक्वेस्ट ये करनी है दोस्तों कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप बस एक ही चैनल फॉलो करो, एक चैनल का करंट अफेयर फॉलो करो। क्यों क्यों ऐसा कहता हूं? क्योंकि जैसे होता क्या है कि एक ही व्यक्ति को पूजना, एक ही डायरेक्शन में जाना, एक लक्ष्य बनाना, एक है साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। ठीक है, तो आपने सुन रखा होगा ये वाला कहावत, दोहा या जो भी बोलेंगे इसको, कि अनेक चीज़ों को टारगेट मत करिए कि 36 चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं और 36 की न्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो 36 मिनट तक तो याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि एक को टारगेट करिए और बार बार वही चीज़ देखिए। जैसे मैं अगर आपको 500 प्लस क्वेश्चन बता रहा हूँ और लिंक्ड क्वेश्चन 10-15 तो हर वीडियो में बता देता हूँ, तो अभी तक अगर मेरे 19 वीडियो आए तो 19 गुणे 10 तो ऐसे ही कर लो कि कम से कम मैं केवल 10 काउंट कर रहा हूं, बस उससे ऊपर भी चला जाता है, तो 190 तो ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं। ठीक, और जो 500 प्लस बता रहा हूं वो तो बता ही रहा हूं, तो 700-800 न्यूज़ कवर करके जा रहे हो, इलेबोरेट कर रहा हूं, बड़ी तरीके से कवर कर रहे हो। उसके बाद फिर मंथली करा दूंगा कम से कम 200-300 न्यूज़, 5 महीने की अगर 200-300 से गुणा कर दोगे तो 1500 न्यूज़ हो गई, 700-800 ये हो गई, 2500 न्यूज़ के साथ अगर आप जाओगे किसी एग्जामिनेशन में, वो भी इलेबोरेटिव मेथड से, तो मुझे नहीं लगता है गलत होना चाहिए। आप बार बार घुमा घुमा के वीडियो देख लो। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहीं कुछ गलती है तो कमेंट कर दो, कहीं कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दो, कोई सुझाव है तो अपने ओर से दीजिए। बाकी आप लोग के प्यार के कारण ही हम लोग जो है इतने सारे इनिशिएटिव बैक टू बैक स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले मैपिंग की क्लास भी करा दी जाएगी, तो मैपिंग के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाने चाहिए ऑलमोस्ट। हालांकि वो मैपिंग की क्लासेस मुझे लगता है कि कुछ ही दिन विजिबल रहेंगी, फिर वो पेड बैच में चली जाएंगी, तो स्टार्टिंग में ही उसको देखने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।